नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के ऊपर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम जारी किया है, उसके छठे खंड में भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था का कंटेंट दिया हुआ है। उसमें प्रस्तावना सबसे पहले है। तो मैंने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रस्तावना के ऊपर एक अलग से एक स्वतंत्र वीडियो बनाने का प्रयास किया है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के संबंध में चर्चा की जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी, हमारी जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है बेसिकली अगर कहा जाए तो संविधान के निर्माण का क्या क्या उद्देश्य था उसके विषय में जानकारी नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा को दी गई। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया और यही जो है उद्देशिका या प्रस्तावना हमारे संविधान का एक सार है। उसमें पूरे संविधान जो हमारा पूरा संविधान है वह हमारी प्रस्तावना के आधार पर टिका हुआ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख पेश किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि यह जो हमारी जो उद्देशिका है, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, उसमें क्या क्या बताया गया है। तो अगर हम लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप भारत के एक जागरूक नागरिक हैं, तो हमें अपनी प्रस्तावना हमेशा कंठस्थ रहनी चाहिए और इस प्रस्तावना से संबंधित परीक्षाओं में विविध प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर हमें 10 लाइन की प्रस्तावना याद रहेगी तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। तो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इस पे ध्यान दीजिएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही हमारे संविधान की जो है प्रस्तावना है। यह है तो बहुत संक्षिप्त, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पूरा संविधान जो है इसी प्रस्तावना के ऊपर टिका हुआ है और इससे संबंधित प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाद में जो है जैसे इसमें लिखा हुआ 26 नवंबर 1949 को जो है इस संविधान सभा ने हमारे संविधान को स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को, मतलब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और इसे अंगीकृत या स्वीकार कर लिया। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं।
और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस हमसे शुरू करना है और आत्मार्पित करते हैं पर ले जाके ख़त्म कर देना है। और उसमें जो छोटे छोटे शब्द दिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है, इसके विषय में जानकारी करिएगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय परीक्षा में एक बार अभी मैंने प्रश्न को रखा हुआ है, एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख हुआ है संविधान सभा में और संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, कितने प्रकार के समता का उल्लेख है, बंधुता कितने बार जो है प्रयोग, बंधुता शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है। ठीक है, और कभी कभी संबद्ध भी पूछ लिया जाता है। तो ये सब प्रश्न जो है इससे संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाद में हमारी संविधान सभा में अभी आज तक संविधान सभा द्वारा जो प्रस्तावना तैयार की गई थी उसमें एक बार जो है संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया। इससे संबंधित कई मुकदमे भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और बाद में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो उसका जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मूल ढांचा का मतलब जैसे अभी जो शब्द आए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, संघात्मक ढांचा है, राष्ट्र की एकता अखंडता है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, सामाजिक न्याय है, न्यायिक पुनर्विलोकन है। ठीक है, जो भी आपके बुनियादी तत्व हैं उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे को छोड़कर और कोई आवश्यकता है तो संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है। अभी तक जो है एकमात्र संशोधन जो है प्रस्तावना में किया गया है, कब? 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 3 शब्दों को जोड़ा गया, कुल 3 शब्दों को इस प्रस्तावना में ऐड किया गया। उसमें है पहला समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, जब प्रस्तावना का निर्माण हुआ था तो उस समय का उद्देश्य था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना। लेकिन समय के अकॉर्डिंग जो है उसमें हुआ कि नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, क्योंकि जो है भारत का जो है कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। सभी लोगों को जो है अपने धर्म का जो है पालन करने की पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता प्राप्त है, इसलिए जो पंथ निरपेक्ष शब्द उसमें जोड़ा गया। और अखंडता का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हो सकता है। भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का कोई जो है बिखराव नहीं हो सकता है। जो भ्रातृत्व की भावना है उसमें किसी प्रकार का बिखराव नहीं हो सकता है। तो हमारे संविधान की 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1976 में हुआ था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। हमारे एक के.एम. मुंशी जी थे, एक संविधान विद विशेषज्ञ थे। उन्होंने प्रस्तावना के विषय में कहा है, उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कुंडली है। मतलब जो हमारी प्रस्तावना है यह प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कुंडली है, जन्मपत्री है। इसी में सब कुछ मिल जाता है, कब क्या कैसे होना है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? के.एम. मुंशी के द्वारा। यह स्टेटमेंट भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। और एक बेरवारीवाद था, बेरवारी यूनियनवाद था, 1960 ईस्वी में हुआ था। यह मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में 1960 में गया था और इसमें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तब आया था कि संविधान का जो है प्रस्तावना अंग नहीं है, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का मूल अंग है, मूल ढांचा है। ठीक है। बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1973 में डिसीजन आया था। माना गया कि संविधान जो है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसे किसी भी प्रकार से हम संविधान से अलग नहीं कर सकते हैं। और एक और था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा था। ठीक है। तो उसमें भी जो है प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। किस मुकदमे में? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा स्वीकार किया गया। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो कभी कभी हम लोग लगा देते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अगर जब भीमराव अंबेडकर का नाम उससे जुड़ जाए तब तो हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार लगाएंगे, नहीं तो संविधान की आत्मा जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को ही कहा जाता है। इसका ध्यान दीजिएगा। मैंने इस परीक्षाओं में मैंने इस प्रश्न को कई बार गलत किया। जहां पूछा जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार लगा देता था, लेकिन नहीं, गलत है। हमें लगाना है, अगर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं जुड़ा हुआ है तब हमें लगाना है प्रस्तावना। और इसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में बताया भी था कि संविधान की मूल आत्मा है प्रस्तावना। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने जो है, ये तो अभी ऊपर मैंने आपको लिख दिया था, यहाँ पे रिपीट हो गया गलती से। अब संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। आपसे यहाँ पे मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप संविधान की प्रस्तावना को अगर याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं गलत होने वाला है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और आप अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? देखिए, अभी जो है हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया है कि कब अंगीकृत किया गया है, और प्रस्तावना में लिखा भी है कि फला तारीख को फला ईस्वी में हमने जो है इसको हम लोगों ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। ठीक है। तो पहला विकल्प है 26 जनवरी 1950, दूसरा विकल्प है 26 नवंबर 1949 और तीसरा विकल्प है 26 जनवरी 1949। तो आप लोगों को क्लियर है कि इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? पहला विकल्प उद्देशिका, दूसरा विकल्प मूल अधिकार, तीसरा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा विकल्प मूल कर्तव्य। तो जो है संविधान निर्माताओं के मत, यहाँ पे ब हो गया, हुआ होना चाहिए था। मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में होता है। किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? उद्देशिका में बनता है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, उद्देशिका। मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद विकल्प सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है इनको संविधान में स्थान दिया गया है। 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में इसका विवरण प्राप्त होता है। मूल कर्तव्य, ये भी मूल कर्तव्य भाग 4 का में है और 51 का में है। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का विवरण मिलता है। पहले 10 मूल कर्तव्य थे और 86 में संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? ठीक है, तो पहला विकल्प है इंडिया, दूसरा विकल्प है केवल भारत, तीसरा विकल्प है हिंदुस्तान तथा इंडिया, चौथा विकल्प भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है? भारत एवं इंडिया के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 उसमें अनुच्छेद 1 में जो है, यहाँ इससे लिख दे रहे हैं, 1 में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, अनुच्छेद 1 में, ठीक है, पहले खंड में यह वर्णन मिलता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, ठीक, किसका संघ होगा? भारत जो है किस राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो पहला है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक होना चाहिए था सार्वभौम, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य। दूसरा विकल्प है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य। तीसरा विकल्प है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने इसका आंसर तो गेस कर लिया होगा, क्या है उद्देश्य हमारी प्रस्तावना का? कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ? सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, इस रूप में भारत को घोषित किया गया है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, तो जो सार्वभौम या संप्रभुता जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है? भारत को संप्रभु देश क्यों कहा जाता है? भारत एक संप्रभु देश है क्योंकि जो है यह अपने बाह्य एवं आंतरिक दोनों मामलों में या दोनों मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यह किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है और अपनी सीमा के किसी भाग पर जो है अपना दावा त्याग भी सकता है। यह है भारत की संप्रभुता, सार्वभौमिकता। ठीक है, दूसरा शब्द है समाज, एक सेकंड, दूसरा शब्द है समाजवादी। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई है, अर्थात मतलब यहाँ पे उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार है। भारतीय समाजवाद का जो चरित्र हम लोगों ने ग्रहण किया है वह गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। और जिसका उद्देश्य क्या था गांधीवादी समाज का? अभाव, उपेक्षा और अवसरों के असमानता का अंत करना। अभाव, उपेक्षा और अवसरों की जो असमानता भारत में है उसको अंत करना, यह गांधीवादी समाज है। और ज़्यादातर जो हमारे समाजवादी व्यवस्था है वह गांधीवादी समाज से ही, समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित है। तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। उसे संविधान में धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग नहीं हुआ, पंथ निरपेक्ष का प्रयोग हुआ है, पंथ निरपेक्ष का प्रयोग हुआ। तो पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का कोई राज्य धर्म राष्ट्र धर्म नहीं है और यहाँ पे सभी धर्म समान हैं और सभी को
जो है सरकार से उसका समर्थन, समान समर्थन प्राप्त है। इसके बाद है प्रजातांत्रिक गणराज, लोकतांत्रिक गणराज। तो लोक प्रजातांत्रिक शब्द जो है प्रस्तावना में भारत में जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की मौजूदगी को दर्शाया गया है, कि उपस्थित को दर्शाया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का विवरण वहाँ पे मिलता है। और गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब ऐसा जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है उत्तराधिकार में न चुना गया हो, बल्कि जो है उसका चुनाव जनता के द्वारा किया गया हो, जनता के द्वारा किया गया। चूँकि हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन प्रणाली नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, तो हम जनता जिन सांसदों को चुनकर, ठीक है, चाहे या जिन विधानसभा सदस्यों को चुनकर जो है भेजती है, वही जो है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रीत से करते हैं। तो ये कुछ शब्द थे जो बार बार आ रहे थे, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणराज, या ठीक है, तो उसके विषय में मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पहला है गणतंत्र, जनवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता संपन्न। आप लोगों ने अगर अभी प्रस्तावना को देखा है तो आपको लग रहा होगा कि यह गलत है। दूसरा है संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, गलत है, ये भी नहीं सही है। तीसरा है संप्रभुता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, यह क्रम भी सही नहीं है, ठीक है। और चौथा है संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये हमारा सही आंसर है। विकल्प डी जो है हमारा सही आंसर है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में यही क्रम दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख मिलता है? तो विकल्प पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी बार मिलता, तब विकल्प के ऊपर चर्चा किया जाए। अब आप बताइए कि कितने प्रकार का न्याय हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हो गए। यह प्रश्न पीसीएस 2018 या 19 में पूछा जा चुका है, ठीक। स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में? विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना, कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक। इसके बाद पूछ रहा समानता, तो कितने प्रकार की समानता या समता का? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो 2 प्रकार की समानता या समता का उल्लेख मिलता है। एवं भ्रातृत्व का उल्लेख, एवं भ्रातृत्व, तो बंधुता शब्द का उल्लेख देखिए आपके प्रस्तावना में है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो एक बार जो है आपका बंधुता या भ्रातृत्व शब्द का उल्लेख मिलता है। तो 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1, तो हमारा विकल्प बी सही आंसर होगा। 3 बार जो है न्याय का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 बार जो स्वतंत्रता का उल्लेख, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समानता 2 बार, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और वो भ्रातृत्व या बंधुता का उल्लेख 1 बार मिलता है। यह प्रश्न जो कई रूपों में परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछा जाता है कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, कितनी प्रकार की बंधुता का उल्लेख मिलता है, कितने प्रकार के जो है समता का उल्लेख मिलता है, सब अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। मुझे लगता है अब यह जो है प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। पहला है समाजवादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है सार्वभौमिक, चौथा है धर्मनिरपेक्ष। इसमें कह रहा है सही शब्दों को
विचारानुसार क्रम में दीजिए, विचारानुसार क्रम में दीजिए। तो यहाँ पे सबसे ये है कि हमारे जो प्रस्तावना में सबसे पहले शब्द कौन आ रहा है, सबसे बाद में आ रहा है। तो अब हमें फिर संविधान की प्रस्तावना को एक बार देखना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब सार्वभौमिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, ठीक, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा नहीं, सबसे पहले आएगा बी, ठीक है, सबसे पहले बी, उसके बाद जो है ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी। नहीं, कुछ एक सेकंड फिर से हम कर दे रहे हैं। सार्वभौमिक सबसे पहले आता है, संप्रभुता संपन्न, तो ये आ जाएगा 1 नंबर पे, फिर उसके बाद आएगा समाजवादी, फिर आ जाएगा ये 2 नंबर पे, इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, ये आ जाएगा 3 नंबर पे, और फिर आता है प्रजातांत्रिक 4 नंबर पे। तो हमारा सही आंसर होगा सी, ए, डी और बी। सी, ए, डी, बी देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो सी, ए, डी, बी, विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा। विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। पूछ रहा है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 3 शब्दों को जोड़ा गया था। उसमें कौन कौन थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और विकल्प से जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यह तो हमारे मौलिक संविधान में इसका उल्लेख था, तो विकल्प सी हमारा जो है सही नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पहला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी आप चूंकि आपने ऊपर पढ़ा है, विकल्प ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक। विकल्प बी है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और पहले जो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, तो जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में प्रतिस्थापित कर दिया गया। विकल्प सी है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जो है आपका हुआ था 1993 में। 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी उस समय, उनके समय में हुआ था। और यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? पहला विकल्प है मौलिक अधिकार, दूसरा विकल्प है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा विकल्प है 9वीं अनुसूची और चौथा विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये यहाँ पे निर्देशक नहीं होता है, निदेशक, टाइपिंग एरर है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? हमारी संविधान की प्रस्तावना की कहती है भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म यहाँ पे समान हैं और सभी व्यक्ति जो है अपने धर्म का पालन अबाध रूप से स्वतंत्र होकर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी संविधान की 9वीं अनुसूची है, इसमें विभिन्न प्रकार के नियमों का विधि नियमन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? ठीक, तो पहला है बंधुत्व, दूसरा है
संप्रभुता, तीसरा है समानता और चौथा है अखंडता। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो बंधुत्व था, संप्रभुता थी, समानता थी, ठीक है, लेकिन अखंडता शब्द जो है बाद में जोड़ा गया है। यह हमारे मौलिक संविधान में 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें अखंडता शब्द का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक संप्रभुता है? भारत में लौकिक संप्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, पहला विकल्प प्रजातांत्रिक भारत से, दूसरा विकल्प जनता के जनतंत्र से, तीसरा विकल्प जनता के लोकतंत्र से, चौथा विकल्प हम भारत के लोग से। तो विकल्प डी सही आंसर है, हम भारत के लोग से। अभी मैंने आपको ऊपर बताया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक ना? तो हम भारत के लोग से हमारे संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। हम, मैं नहीं, हम लोग, हम का मतलब सभी लोग। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? पहला विकल्प है विचार की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता अभी मैंने आपको बताया है, ऊपर बताया है कि कुल 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है हमारी प्रस्तावना में। तो विचार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विवरण मिलता है। ठीक, विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? पहला विकल्प मूल अधिकार, दूसरा विकल्प उद्देशिका, तीसरा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा विकल्प संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, और ए भी आपके विकल्प में होगा, विकल्प डी भी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी। लेकिन अगर संविधान की आत्मा केवल पूछा जा रहा है तब तो हमारा उद्देशिका होगा। अगर इसमें B.R. अम्बेडकर का नाम जुड़ जा रहा है तब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में हुआ है, तब उसको माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। और जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है, ठीक है, उसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? तो पहला विकल्प जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प B.R. अम्बेडकर और चौथा विकल्प है K.M. मुंशी। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी, K.M. मुंशी ने जो है प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है, जन्मपत्री कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? कि उद्देशिका संविधान का भाग है। पहला विकल्प यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, दूसरा विकल्प बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, तीसरा विकल्प बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और चौथा विकल्प है मलक सिंह बनाम, यहाँ पे बनाम हो गया, बनाम है, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब। तो हमारा सही आंसर है
विकल्प सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का ही भाग है, उद्देशिका संविधान का ही अभिन्न अंग है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मुंबई मामले में एक न्यायमूर्ति थे रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी तत्व हैं और इन तत्वों में संसद किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, कोई संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि यह संविधान का मूल ढांचा है और किसी भी प्रकार से संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? पहला विकल्प है बेरुबारी विवाद, दूसरा विकल्प है AK गोपालन विवाद, तीसरा विकल्प है प्रीपर्स विवाद, चौथा विकल्प है केशवानंद भारती विवाद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, केशवानंद भारती विवाद। 1973 में यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया था केशवानंद भारती का। ठीक है, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि आपका जो मुंबई वाला उसका ही लगभग है कि जो है संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है, वह बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है। ठीक है, और क्योंकि इसके पहले जो है बेरुबारी विवाद हुआ था, बेरुबारी 1960 के आसपास, 1960 के आसपास जो है बेरुबारी विवाद हुआ था। उसमें बेरुबारी विवाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का कोई विधिक भाग नहीं है, कोई कानूनी भाग नहीं है, लेकिन 1973 में उन्होंने अपने निर्णय में स्वतः सुधार किया और यह बताया, ठीक है, कि संविधान का अभिन्न भाग है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम मुकदमे में कहा गया कि प्रस्तावना में तो संशोधन किया जा सकता है किंतु प्रस्तावना का वह भाग जो बुनियादी ढांचे का भाग है उसे संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, केशवानंद भारती विवाद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है संसद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो पहला है 2, दूसरा विकल्प 3, तीसरा विकल्प 1 और चौथा विकल्प 4। तो मैंने आपको बताया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, कुल 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था संविधान की प्रस्तावना में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। पहला है उद्देशिका और मूल अधिकार, दूसरा है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा विकल्प मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी,
उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 20वां प्रश्न का आंसर था। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 20 प्रश्नों को रखा था, साथ ही साथ मैंने कुछ तथ्यों के ऊपर भी आपसे चर्चा की। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना परीक्षाओं में रहती है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।